Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyib official YouTube channel and I am Pharmacist Tayyib। तो आप देख रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स 1 लेक्चर सीरीज। तो इसके अंदर हमारे तीन मेजर टॉपिक्स हैं, जर्नल, फिजिकल एंड डिस्पेंसिंग। इनका हमने जो है वो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखनी है। बी कैटेगरी की भी सीरीज कह सकते हैं और ये फर्स्ट ईयर के लिए है पार्ट 1, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो अभी तक हमारे माशाल्लाह 14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप ये सारे लेक्चर जाके देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे वो नाम मौजूद हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स 1, इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ऑफिशियल बुक्स, यूरोप टिंचर, जो भी है आपके सामने 14 लेक्चर आप हमारे इस YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर इनमें से किसी भी आपको चाहिए तो आप इसकी प्लेलिस्ट पे ऊपर आ रही है आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करके आप पूरी सीरीज वॉच कर सकते हैं। आए हम आज का लेक्चर पे जाते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, एरोसोल एंड स्प्रे। हम एरोसोल और स्प्रे को जरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे की पॉइंट्स क्या हैं। इनहेलेशन को देखेंगे एज ए डोजेज फॉर्म कि इनहेलेशन होता क्या है। एज ए डोजेज फॉर्म के तौर पे हमारे किस काम आ सकता है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट, उसके यूज, फिर स्प्रे की डेफिनेशन और उसके यूज देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको सबसे बड़ी बात और कहने वाला हूँ, ये आपके सामने है मेरे यूट्यूब चैनल का, कि नॉन सब्सक्राइब जो वॉच है वो 83.4% और जो सब्सक्राइब वो सिर्फ 16.9% है। तो आप वीडियो जरूर वॉच करें, लेकिन साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें। मुझे बहुत से जो है वो आप में से लोग जो है कमेंट कर रहे होते हैं कि जी आपकी नई वीडियोस नहीं मिल रही। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप बेल का आइकन प्रेस नहीं करेंगे, आपको तब तक नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और तो नेक्स्ट टाइम वीडियो के अंदर मुझे ये नहीं, इससे ऑपोजिट आपसे शेयर करना है कि जो सब्सक्राइब है वो 83% है। तो प्लीज सब के सब लोग आप सब्सक्राइब करें और वो साथ में वॉच भी करें जी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनहेलेशन। इनहेलेशन ऐसी ड्रग या सोल्यूशन ऑफ ड्रग जो हम नाक के जरिए या ओरल रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए इस्तेमाल करें। नेजल मतलब नाक के जरिए, यानी सूंघ के उसको लंग्स तक पहुंचा देना। ओरल रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब ये है कि मुंह के जरिए सांस लेना, यानी इसकी टेक्निक ये होती है कि हम सांस रोकते हैं फिर यकदम सांस खींचते हैं, तो वो मेडिसिन हमारे मुंह के अंदर होती है या पफ हमारे मुंह के अंदर होता है, तो वो मुंह के जरिए सांस की नाली में चला जाता है। तो ओरल रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या नेजल ट्रैक हो, इन दोनों से कोई ड्रग या सोल्यूशन ऑफ ड्रग के लेने या एडमिनिस्टर करने के अमल को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। ऐसे ही सोल्यूशन ड्रग या ड्रग और सोल्यूशन को हम इनहेलेशन कहते हैं। दूसरी तारीफ देखते हैं। इनहेलेशन हमारे पास वो लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर वोलाटाइल इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, यानी दे आर वोलाटाइल इन नेचर, वो वेपर के फॉर्म में है। और ये लोकल भी इस्तेमाल होता है, मतलब लंग्स, लोकल का मतलब ये है कि लंग्स के अंदर मेडिसिन चली गई है ना, तो वहाँ लंग्स के अंदर लोकल का मतलब कि लंग्स के किसी न किसी फंक्शन को रोक रहा हो, बढ़ा रहा हो, यानी लंग्स को रिपेयर कर रहा हो। और सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन भी होती है कि दवाई तो लंग्स में पहुंची है लेकिन वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी दवाई और फिर पूरे जिस्म में पहुंच के सिस्टमेटिक इफेक्ट भी दे सकती है। फिर दो ही रास्ते हैं, या नेजल या ओरल रेस्पिरेटरी रूट। तो ऐसी हम लिक्विड प्रिपरेशन को हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन जो कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास नेजल कंजेशन, ये जो नाक में जकड़ाव का मामला होता है कि नाक ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से किसी ने खींचा हुआ है, कंजेशन, नेजल कंजेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आम मार्केट में अवेलेबल इनहेलेशंस हैं। हम नाक में लेके उसको सूंघते हैं तो उससे क्या होता है कि नेजल कंजेशन में रिलीफ मिलता है। और इसी तरह अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक फूल जाए तो उसके मेडिसिन अवेलेबल हैं, इनहेलेशन अवेलेबल हैं, जो हम क्या करते हैं जब उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंचाते हैं, लंग्स तक, ब्रोंकियल ट्री तक पहुंचाते हैं, तो हमें इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। अब ये मुख्तलिफ तरीके से ली जा सकती है इनहेलेशन, क्योंकि ये होती भी मुख्तलिफ है, मतलब सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड प्रिपरेशन भी हो सकती है। अगर इंग्रेडिएंट वोलाटाइल होगा, रूम टेम्परेचर पे अगर वो वोलाटाइल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सिंपली किसी भी एब्जॉर्बेंट पैड पे लेंगे और इनहेल कर लेंगे, यानी सूंघ लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि दवाई ली, मेडिसिन कपड़े पे के ऊपर और उसको सूंघ लिया, तो वो वेपर फॉर्म में थी, पहले कपड़े पे आ गई और फिर सूंघने में वो हमारे अंदर चलेगी। या फिर हम क्या करते हैं, इस तरह जो वोलाटाइल होते हैं उनको दूसरा लेने का तरीका ये है कि गर्म पानी में डाल देते हैं हम, और गर्म पानी 5 से 10 मिनट तक उसके वेपर लेते रहते हैं, तो वो सारी दवाई वेपर के जरिए हमारे नेजल में चली जाती है, क्योंकि जो पानी गर्म होता है वो खुद वेपर बना रहा होता है और हमने जो मेडिसिन डाली वो भी वेपर फॉर्म में होती है। तो वेपर
वो खुद वोलाटाइल होती है, तो इसलिए वो वेपर के साथ हमारे अंदर पहुंच जाती है। अब एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम इनहेलेंट कहते हैं। वो ड्रग या ड्रग की कॉम्बिनेशन होती है डेट कैरिड इनटू द नेजल पैसेज बाय देयर हाई वेपर प्रेशर। यानी ये तो हमने नॉर्मल वेपर प्रेशर पे किया ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किया कि हमने कोई चीज स्प्रे की कपड़े पे और सूंघ ली, या हमने क्या किया गर्म पानी में डाल लिया लिक्विड उसको सूंघ लिया। लेकिन अगर कोई चीज एक प्रेशर के थ्रू अंदर पहुंचाई जाएगी तो उसको इनहेलेंट कहेंगे हम। और इसकी डिवाइस अवेलेबल होती हैं जो ड्रग जिनके अंदर मौजूद होती है, और एक जिनके जरिए उन डिवाइसेस के जरिए हम इनहेलेंट को लेते हैं, उन डिवाइसेस को इनहेलर कहते हैं। तो यहाँ इनहेलर की तारीफ भी आ गई कि हर वो डिवाइस जिसके जरिए हम इनहेलेंट इस्तेमाल करते हैं, उन डिवाइसेस को हम इनहेलर कहते हैं। तो इनहेलेंट क्या है? ये ड्रग है, ये ड्रग के कॉम्बिनेशन है जो कि हम नेजल पैसेज तक पहुंचा रहे हैं बाय प्रेशर अप्लाई करके। तो ये दो तरीके थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता 5 नंबर का, कोई दो तरीके बताएं इनहेलेशन को यूज करने के। तो वेपर फॉर्म में हो तो उनको दो तरीके हैं, और इनहेलेट हो तो उसका ये तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इनहेलेशन ऑर्डर ऑफ इनहेल्ड ड्रग सब्सटेंस और सोल्यूशन टू रीच ब्रोंकियल ट्री, कि हमें ब्रोंकियल ट्री तक यानी लंग्स के अंदर पहुंचाना है। तो हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि जो पार्टिकल्स हैं लंग्स तक पहुंचने वाले पार्टिकल्स, चाहे वो ड्रग के हो या वेपर फॉर्म में हो, वो फ्यू माइक्रोन साइज के होने चाहिए, क्योंकि ट्रेकियल ब्रोंकियल ट्री जो है वो बहुत नाजुक होती है और बहुत बारीक झिल्लियों पे मुश्तमिल होती है। तो फ्यू माइक्रोन के साइज पार्टिकल ही वहां तक पहुंच सकते हैं और लोकल या सिस्टमैटिक रिलीफ हमें दे सकते हैं। तो अब हम जो हमारे पास सॉलिड ड्रग मौजूद है या लिक्विड मौजूद है, उसको हम कैसे माइक्रोनाइज्ड साइज में बना के अंदर ले जा सकते हैं, या लेट्स सपोज वो माइक्रोनाइज्ड ही है, यानी छोटे से छोटा पार्टिकल है, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो उसको अंदर कैसे लेके जाना? उसके लिए हमारे पास होते हैं नोबलाइजर्स। इनहेलेशन को लेने के लिए हमारे पास होते हैं नोबलाइजर। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है एटोमाइजिंग यूनिट, ये जो पीछे मशीन पड़ी हुई है, ये वाली जो मशीन है, ये हमारे पास है एटोमाइजिंग यूनिट। यानी ये क्या करती है कि जो मेडिसिन है उसको फाइन पार्टिकल स्प्रे बनाती है। और ये एक दूसरा होता है रबर बल्ब, जो हम मुंह और नाक के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो खुद हम जब सांस लेते हैं तो ये जो वेपर है वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो नोबलाइजर्स के दो मेन हिस्से होते हैं। एक एटोमाइजिंग यूनिट जो क्या करता है, फाइन पार्टिकल स्प्रे बनाता है, और जो रबड़ का बल्ब होता है इसके जरिए हम क्या खींच के अंदर ले जाते हैं। अब इनके यूजेस क्या होते हैं? ये यूज होते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नेजल कंजेशन को रिलीफ करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हमारे पास था एरोसोल। अब हम इनहेलेशन हमने पढ़ ली हैं, अब पहले आपको एरोसोल पढ़ाता हूँ, फिर इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। एरोसोल हमारे पास क्या थे? प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, जिसके अंदर एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब दवाई, मेडिसिन। भाई एक्सीपिएंट वो होते हैं जो दवाई के अलावा है लेकिन जरूरी है, उसके बगैर हम दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक्टिव क्या है? जो दवाई है उसको एक्टिव कहते हैं। तो वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा केमिकल भी इकट्ठे हो सकते हैं। विच अपॉन एक्टुएशन, यानी जब हम बटन प्रेस करेंगे, इमिट करे, कोई चीज निकाले, किस शक्ल के अंदर? फाइन डिस्पर्शन के अंदर। वो सॉलिड की भी फाइन डिस्पर्शन हो सकती है, वो लिक्विड की भी होती है। अब सॉलिड का ये मतलब ये है कि मार्केट में अवेलेबल कैप्सूल होते हैं मेडिसिन के सॉलिड फॉर्म में। अब हमारे पास क्या होता है? रोटा इनहेलर कहते हैं उनको, रोटा इनहेलर। उन कैप्सूल को रोटा कैप्सूल कहते हैं। अब जब वो रोटा कैप्सूल रोटा इनहेलर में रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं ना, तो वो कैप्सूल टूट जाता है। लेकिन टूट के जैसे टूटता है, हम सांस लेते हैं, वो हमारे अंदर चला जाता है। तो सॉलिड डिस्पर्शन या लिक्विड फॉर्म में हो, उसको जैसे पफ लेना, मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है मार्केट में। वो हम जब प्रेस करते हैं और मुंह के अंदर उसका एक पफ लेके जाते हैं और उसको सांस की नाली तक पहुंचा जाते हैं, वो गैसेस फॉर्म में हमारे अंदर पहुंच जाता है। तो इनका डिफरेंस समझ आ गया? एरोसोल कोई अलग से चीज नहीं है, ये इनहेलेशन ही है। लेकिन इनहेलेशन हम हर उस दवाई को कहते हैं जो हम मुंह के जरिए नाक के जरिए अंदर ले जाए, उनको इनहेलेशन कहते हैं। अब उसके आगे सब क्लासेस है, एरोसोल उसकी एक सब क्लास है। एरोसोल की क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, जिसमें एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होगा, और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारे अंदर फाइन डिस्पर्शन, ये एमसीक्यूज आपका आएगा कि किस इमिट क्या होता है? फाइन डिस्पर्शन हमने, लेकिन कोर्स नहीं या कोई दूसरा रॉन्ग एमसीक्यूज दिया होगा, अपने फाइन डिस्पर्शन को क्लिक करना है। वो सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों, ये भी आपने याद रखने के एरोसोल का तो सिर्फ लिक्विड नहीं होता बल्कि सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी रोटा कैप्सूल की, इस तरह लिक्विड की। लिक्विड और सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड और सस्पेंड इन द गैस।
अब हम एरोसोल के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये किसी के अंदर डिसॉल्व तो होगा ना, यानी लिक्विड भी किसी चीज के अंदर डिसॉल्व होगा, सॉलिड भी जो है वो सस्पेंड होगा। अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो वो किसी न किसी चीज के अंदर डिसॉल्व होगा या सस्पेंड होगा किसी गैस के अंदर। और जो गैस यूज होगी इस, क्योंकि हमने प्रेशर बनाना है, एरोसोल और प्रेशराइज्ड डोजेफॉर्म, तो प्रेशर किससे बिल्ट होगा, गैस से। जो गैस होती है उसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं। अब प्रोपेलेंट क्यों कहते हैं और ये क्या होता है इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी कि कंपोनेंट ऑफ एरोसोल। अब एरोसोल क्या होता है हमने पढ़ लिया, उसके अंदर क्या क्या है, उसके चार मेन है। नंबर एक प्रोपेलेंट, यानी वो गैस जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड डिसॉल्व या सस्पेंड है, उसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं। नंबर दो कंटेनर, जिसके अंदर वो सारी चीज पैक है। नंबर तीन वाल असेंबली एक होती है, एक एक्चुएटर बटन होता है, एक्चुएटर और बटन से याद रखें। और प्रोडक्ट कंसंट्रेट, प्रोडक्ट कंसंट्रेट का मतलब जो दवाई अंदर अवेलेबल है, जो एक मिक्सचर है, उस सबको हम प्रोडक्ट कंसंट्रेट कहते हैं। अब इन चारों पार्टों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला था प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इस बात के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने प्रेशर बना के रखना है कंटेनर के अंदर, और जब हम बटन प्रेस करेंगे और वाल ओपन होगा तो वो प्रोडक्ट को बाहर एक्सपेल कर देगा। अब प्रोपेलेंट कौन कौन सी गैसें होती है, जैसे ब्यूटालीन, आइसोब्यूटालीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाईफ्लोरो इथेन, डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, तो ये सारी की सारी गैसेस एज ए प्रोपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। क्या काम है, पहला कि प्रेशर मेंटेन रखना उसके अंदर, एरोसोल एक प्रोडक्ट के अंदर। नंबर दो, जब हम बटन प्रेस करेंगे और वाल ओपन होगा और मेडिसिन को बाहर एक्सपेल करना भी इसी का काम है। कंटेनर, जिसके अंदर ये सारी चीज पैक है, उसको हम कंटेनर कहेंगे। वो टिन प्लेट का बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का, स्टेनलेस स्टील का या ग्लास मटेरियल का भी बना हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ एरोसोल, हमने प्रोपेलेंट पढ़ लिया, कंटेनर पढ़ लिया। अब तीसरा कंपोनेंट पढ़ते हैं वाल असेंबली, जो कि सबसे अहम, मेरे लिहाज से सबसे अहम चीज है। अब वाल असेंबली की जिम्मेदारी क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास ये होता है कि जब हम बटन प्रेस करें तो एक डिजायर अमाउंट के अंदर और डिजायर टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो हमें प्रॉपर डोज चाहिए, अमाउंट, वो हमें एडमिनिस्ट्रेड हो जाए। यानी जब हम बटन प्रेस करें तो वाल ओपन होगा, वाल ओपन होगा, उसी दौरान जो है वो मेडिसिन कंटेनर से निकलेगी, जो वाल की ओपनिंग है वहां से होते हुए हमारे मुंह और अंदर चली जाएगी। तो ये सारी चीजें वाल ने कंट्रोल करनी है कि कितनी दवाई जानी है, कितनी देर तक हमने उससे प्रेस करके रखना है, उसकी जो है दवाई की डिजायर फॉर्म, यानी वो फाइन डिस्पर्शन हो, वो किस पे, वाल असेंबली पे डिपेंड करता है। तो अब पढ़ते हैं पूरी की पूरी वाल असेंबली किस चीज पे मुश्तमिल होती है। तो इसके कौन कौन से पार्ट है। नंबर एक माउंटिंग कप है, हाउसिंग है, स्टम है, गैस किट है, स्प्रिंग है, डिप ट्यूब है, एक्चुएटर है। अभी साइड में मैंने आपको एक सिंबॉलिकल पिक्चर भी दिखाई गई है, तो ये पूरी आपको नजर आ रही है वाल असेंबली, जो पूरी पिक्चर दिस कॉल्ड वाल असेंबली। सबसे ऊपर देखेंगे एक्चुएटर, यानी बटन है जिसको हमने प्रेस करना है। फिर स्टम है, ये इसका क्या फंक्शन है, फंक्शन हम आगे पढ़ते हैं। ये स्टम का बेसिक फंक्शन होता है कि एक्चुएटर को अपनी जगह पे रखना, कि जब हम एक्चुएटर प्रेस करें तो ये नीचे जाए, इसको सपोर्ट करे, जब हम छोड़ें तो इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आए। क्यों, ताकि वाल क्लोज हो जाए। फिर हमारे पास स्टम गैस किट है। गैस किट का मकसद ये रबड़ की बनी होती है, इसका ये ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक दोनों तरफ आपको नजर आ रही है, गैस किट है। मतलब कहने के जो अंदर प्रोपेलेंट है वो गैस है, अगर कहीं भी सुराख हो तो निकल जाएगा। तो वाल असेंबली को अपनी जगह पे रखना और गैस को बाहर ना निकलना, ये गैस किट का कमाल है। फिर होता है हाउसिंग। हाउसिंग इज अ स्पेस, किसके दौरान, स्टम, एक्चुएटर के जो स्टम होता है उसके और डिप ट्यूब के दरमियान, ये हाउसिंग है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंग है, माउंटिंग स्प्रिंग। फिर हमारे पास माउंटिंग कप है, माउंटिंग कप ये सिल्वर कलर का, ये पूरा सारा माउंटिंग कप है। और जो नीचे ट्यूब, जो नीचे लिक्विड के अंदर डिप हुई उसको डिप ट्यूब कह देंगे। सिंपल है, नाम जो इसका जो काम कर रहा है उसका वही नाम रखा गया। माउंटिंग कप सबसे पहले पढ़ते हैं, जो बाहर ये सिल्वर सारा, यूज टू अटैच द वाल प्रॉपर्ली टू द कंटेनर मेड ऑफ टिन एल्यूमिनियम कैन बी यूज। यानी कि ये वाल असेंबली, ये पूरी की पूरी जो ब्लू है, ये वाल असेंबली, इसको अपनी जगह पे रखने के लिए ये माउंटिंग कप सिल्वर वाला इस्तेमाल हो रहा है, कि ये बिल्कुल दरमियान के अंदर अपनी जगह पे रहे। ठीक है, ये टिन का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। अब हाउसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, ये जो स्पेस है, खाली स्पेस, स्टम और इसके नीचे डिप ट्यूब के दरमियान में जो खाली स्पेस है, इसको हम हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, नायलॉन की ये बनी होती है। ये एमसीक्यूज हमने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज बड़े अहम है। स्टम क्या होता है, स्टम मैंने आपको बताया, एक्चुएटर जो बटन है इसके नीचे जो रॉड है छोटा सा, ये स्टम है, जो क्या करता है, ना सिर्फ एक्चुएटर यानी बटन को सपोर्ट देता है, बल्कि ये प्रोडक्ट को भी डिलीवर करता है। इसके इससे ही प्रोडक्ट डिलीवर होती है
हमारे मुंह के अंदर या नेजल ट्रैक के अंदर, फिर हम आगे ले लेते हैं। अब ये स्टम्प किस चीज का बना होता है? नायलॉन का, ब्रेस का और स्टील का। गैसकेट मैंने आपको बताई कि जैसे ये रबड़ की बनी होती है मोस्टली, और ये इन सारे गैस असेंबली को जो है अपनी वाल असेंबली को अपनी जगह पे मेंटेन रखती है, लीकेज से बचाती है। अब अगले पार्ट पढ़ते हैं। वाल असेंबली के हमने माउंटिंग अप पढ़ लिया, हाउसिंग पढ़ लिया, स्टम्प पढ़ लिया, गैस किट पढ़ लिया। अब स्प्रिंग पढ़ते हैं। स्प्रिंग का क्या काम है? स्प्रिंग का ये काम है कि वो गैस किट को होल्ड करके रखता है अपनी जगह पे। अब ये ना हो कि हम बटन प्रेस करें और बटन जो हमारी डोज है उसके अंदर ही गिर जाए। यानी हमने ऊपर से, जैसे परफ्यूम, आप परफ्यूम को आइडियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। हम परफ्यूम में बटन प्रेस करते हैं ना तो एक खास निकलता है उसके अंदर परफ्यूम। अगर लेट्स सपोज उसके अंदर वो स्प्रिंग ना हो तो हम परफ्यूम का बटन प्रेस करेंगे, वो अंदर ही गिर जाएगा बटन। तो स्प्रिंग का क्या काम है कि गैस किट को अपनी जगह पे रखना। और जब एक्चुएटर को हम प्रेस करते हैं तो वो क्या करे कि जब उसको छोड़े तो उसको वापस अपनी पोजीशन पे स्प्रिंग लेके जाता है और स्टम्प उसको सपोर्ट करता है। डिप ट्यूब नाम से जाहिर है कि जो लिक्विड के अंदर डिप है उसे डिप ट्यूब कहेंगे। उसके दो काम है। नंबर एक जो है वो इसके जरिए मेडिसिन डिलीवर होनी है, इसके जरिए फाइन जो है वो ऊपर जाना है और इसने हाउसिंग तक पहुंचाना है, हाउसिंग से फिर स्टम्प ने आगे पहुंचा देना है। एक्चुएटर बटन की बात करते हैं। इसका जो फंक्शन होता है ये प्रोडक्ट की डिजायर फॉर्म को और एक प्रॉपर प्रोडक्ट को डिलीवर करने में बड़ा अहम है। जैसे अगर हमारे पास स्प्रे एक्चुएटर होगा, मतलब वो बटन स्प्रे एक्चुएटर होगा, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल का स्प्रे करेगा। अगर वो फोम एक्चुएटर है, यानी बटन इस तरह से डिजाइन किया गया है, तो उसका लार्ज ओरिफिस होगा अंदर से और फोम निकलेगी। वो जैसे हम बर्थडे पार्टियों में भी यूज करते हैं, हम फॉग एक दूसरे के ऊपर फोम फेंक रहे होते हैं व्हाइट कलर का, तो वो क्या होता है? सिर्फ उसके क्या है, ओरिफिस थोड़ा सा बड़ा है। जब ओरिफिस बड़ा है तो वो जो अंदर से निकलने वाले फाइन पार्टिकल्स हैं वो फाइन नहीं रहेंगे, वो फाइन मॉइस्चर नहीं रहेगी, वो फोम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। सिर्फ जो है इसके ओरिफिस पे डिपेंड करता है। सॉलिड एक्चुएटर ये रिलेटिवली उससे भी लार्ज होता है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स ने गुजरना होता है। लिक्विड वाला वो स्प्रे वो सबसे नैरो होता है। जो स्प्रे एक्चुएटर है ना, यानी जो बटन स्प्रे के ऊपर लगा होता है, उसका जो सुराख वो बिल्कुल छोटा होता है क्योंकि वो पानी ने ड्रॉपलेट्स ने जाना है। फॉर्म का उससे बड़ा सॉलिड पार्टिकल फिर वो उससे बड़ा या सेमी सॉलिड प्रोडक्ट ने गुजरना हो तो इस तरह आपने याद रखना। स्प्रे एक्चुएटर का ओरिफिस सबसे छोटा, उससे बड़ा फॉर्म का और उससे बड़ा सॉलिड का। ये डिजाइन क्यों किए होते हैं? ये हमने इसलिए डिजाइन किए होते हैं ताकि हम जहां वो चीज इस्तेमाल करना चाहें वो हो जाए। मतलब अगर हमने नेजल में यूज करनी है तो हम वो वाला एक्चुएटर इस्तेमाल करेंगे जो नेजल की मेडिसिन को डिस्पेंस कर सके। अगर हमने गले तक पहुंचाना है तो हम और चीज इस्तेमाल करें। अगर हमने आंख के अंदर स्प्रे करना है तो हम वो और चीज, यानी एक्चुएटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। जिस डिजायर फॉर्म या कि हमें चाहिए होती है चीज, हम वही वाला एक्चुएटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आया मीटर वॉल। These are the valve which allow specific amount of product to come out and then stop automatically. अब ये क्या होता है? जो हाउसिंग के अंदर जगह अवेलेबल है ना, ये जो हाउसिंग जिसको हमने कहा था, यहाँ पे सम टाइम मीटरिंग चैम्बर होता है, यानी कि मीटरिंग चैम्बर इसे कहते हैं। यहाँ पे अंदर मीटरिंग वॉल लगा होता है। अब वो क्या करता है कि वन पफ, यानी एक दफा हम दबाएंगे ना तो वो उतनी खास मिकदार थ्रो करेगा, फिर दूसरी दफा दबाएंगे उतनी खास, एक खास मिकदार को खास टाइम पे डिलीवर करने के लिए हम जो है वो ये मीटरिंग वॉल यूज करते हैं ताकि जितनी मिकदार पूरी हो जाए फौरन से बंद हो जाए। ये ना हो कि बच्चा उठा ले उसको प्रेस करके रखे रखे तो सारी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। तो फिर अगर तो सांस का कोई पेशेंट है उसके लिए तो फिर नजदीक से जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम मीटर वॉल इंट्रोड्यूस कर दिए कि अगर बच्चा उठा के अगर प्रेस भी करेगा ना, प्रेस करके रखेगा, वो एक डोज जाया होगी हमारी, क्योंकि उससे ज्यादा निकलेगा ही नहीं। वो दोबारा बार बार प्रेस करेगा जो कि बच्चे की हरकत नहीं होती समटाइम, तो या दूसरे को पता चल जाता है बार बार उसको प्रेस कर रहा है, तो इस तरह मेडिसिन का लॉस बचता है। नंबर दो, एक स्पेसिफिक केमिकल जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक डोज होती है, उससे ज्यादा हमें लेना ही नहीं होता एक में, तो वो उस तरह वो स्पेसिफिक केमिकल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम और कितनी मिकदार जाने चाहिए। जो ऐसी एरोसोल्स होते हैं जिनके अंदर ये मीटर वॉल लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मीटर डोज इनहेलर। ठीक है। अब चौथा प्रोडक्ट हमारा रहेगा जी एरोसोल का, कि प्रोडक्ट कंसंट्रेट। अब मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट कंसंट्रेट मतलब जो चीज अंदर अवेलेबल है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब जो दवाई है जिसने काम करना है। सॉल्वेंट सब्सटेंस जो पूरे का पूरा जो है वो गैस वगैरह हमने भरी हुई है अंदर। प्रेजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं इसके, सर्फेक्टेंट भी होते हैं हमारे पास।
लास्ट टॉपिक स्प्रे को डिस्कस करते हैं। इनहेलेशन मैंने आपको बताया एक वास्ट टॉपिक के लंबा चौड़ा टॉपिक है। जनरल हम जो भी दवाई मुंह से ले रहे हैं या नाक से ले रहे हैं, दीज आर इनहेलेशन। एरोसोल उसकी एक टाइप है। कौन सी? प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म में इनहेलेशन इस्तेमाल करना इज कॉल्ड एरोसोल। अब स्प्रे क्या है? स्प्रे के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन आए, देखते हैं। ये एक्वस एंड ओलिजिनियस सॉल्यूशन। अब हमने जो है ना एरोसोल के अंदर ये नहीं कहा, एरोसोल के अंदर हमने सिंपल क्या कहा था, दीज आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म, इसके अंदर एक से ज्यादा लिक्विड हो और वो फाइन डिस्पर्शन करेंगे सॉलिड और लिक्विड की इन गैसियस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ हमारे पास स्प्रे के अंदर हमारे पास क्या है, ये एक्वस या ओलिजिनस यानी ऑयल के बने हुए इन द फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट के बड़े पार्टिकल। वहां फाइन था या कोर्स था, ये एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ। वो फाइन, ये कोर्स ड्रॉपलेट आर एज ए फाइनली डिवाइडेड सॉलिड टू अप्लाइड टॉपिकली यूजुअली टू द नेजल और फेरेंकल ट्रैक और टू द स्किन। के स्प्रे ज्यादातर हम जो है वो सामने गले के अंदर, फेरेंक्स के अंदर या बॉडी के अंदर कहीं जो है वो मसला हो तो उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दे आर नॉट इन फाइन, दे आर कोर्स। तो अब कोर्स और फाइन का आपको पार्टिकल साइज पता होगा। फाइन का एक खास स्पेसिफिक रेशियो है, यानी सबसे छोटे पार्टिकल को फाइन कहते हैं और कोर्स बड़े पार्टिकल को कहते हैं। तो इसके जो पानी का सोल्यूशन हो या ऑयल का सोल्यूशन हो और कोर्स ड्रॉपलेट की शक्ल में वो डिलीवर हो रहा हो या फाइनली डिवाइडेड पाउडर सॉलिड यानी डिलीवर हो रहा हो, वो कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे? फेरेंक्स या लेरेंक्स, सामने मुंह के अंदर, गले के अंदर और या स्किन पे, उसको हम स्प्रे कहते हैं। अब दे आर स्प्रे इनटू माउथ फॉर देयर लेरेंजाइटिस यानी लेरेंक्स का फूल जाना, फेरेंकाइटिस फेरेंक्स का फूल जाना, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल का फूल जाना। ये तीनों हमारे सामने, लेरेंक्स, फेरेंक्स और टॉन्सिल्स, ये बिल्कुल गले के स्टार्ट में होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई बीमारी होगी तो हम स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, एरोसोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एरोसोल अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो तो लंग्स में पहुंच जाएगा, तो हमें तो बाहर तक रखना है पार्टिकल। बट मेनली दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन लंग्स for which they are spray with special type of atomizer known as nebulizer। तो इसके लिए अलग से नेबुलाइजर अवेलेबल हैं जो हमें लंग्स तक मेडिसिन पहुंचाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि पाउडर ब्लोअर, ब्लोअर मतलब बिखेर देना चीजों को, यानी कि पाउडर ब्लोअर यानी जो पाउडर के स्प्रे कर रहे होते हैं उसको पाउडर ब्लोअर कहते हैं। ये आमतौर पे हमें स्प्रे पाउडर यानी कि पाउडर को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाउडर हम उसी तरह पैक करते हैं एक खास कंटेनर के अंदर, और जब हम स्प्रे करते हैं तो पाउडर निकल रहा होता है सॉलिड पार्टिकल, तो वो लंबे दूर तक तो नहीं जा सकता ना, वो सॉलिड है, वो गिर जाएगा फौरन। तो हमें टॉपिकल ज्यादातर या सामने गले के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है। दिस डिवाइडेड द पार्टिकल इनटू स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। तो इसको जब हम बटर प्रेस करते हैं तो ये एक छोटी सी डायरेक्शन देता है पार्टिकल्स को, ज्यादा दूर तक इस्तेमाल नहीं हो सकता स्प्रे। तो आई थिंक वी हैव डन। तो एक रिक्वेस्ट दोबारा करता चला हूँ कि सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के सर्वे के मुताबिक जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया कि 83% नॉन सब्सक्राइबर है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा, आप लाइक और सब्सक्राइब